जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए दिन और एक नए सफ़र पर। आज उत्तराखंड यात्रा का मेरा 6वां दिन है। मैं केदारनाथ यात्रा से लौटा तो थोड़ा सा थका सा महसूस कर रहा था और इधर बीच लगातार यहाँ पर रेड अलर्ट था बारिश के लिए, तो फिर मैं यहीं फाटा में ही रुक गया था। मेरे पीछे फाटा मार्केट है और ये जो आप देख रहे हैं होटल, इसी के जस्ट पीछे मेरा होम स्टे था जहाँ पर मैं रुका हुआ था। तो कल मैंने पूरे दिन आराम किया और आज अब नाश्ता पानी करके दिन के इस समय 9:30 बज रहे हैं। थोड़ी सी धूप लगी हुई है, 12 बजे से फिर बारिश का अलर्ट है। तो आज मैं निकल रहा हूँ तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए। तो मैं अब यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरी इस पूरी यात्रा में। मैं आज आपको लेकर चलूँगा तुंगनाथ जी की यात्रा पर। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ, जय श्री तुंगनाथ महादेव। तो मेरे पीछे थी फाटा मार्केट और ये मार्केट का बाहरी हिस्सा है। मैं मार्केट को पार कर चुका हूँ और अब चल पड़ा हूँ मैं चोपता की तरफ। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है, ये हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है और ये फाटा से जो यात्री अपनी टिकट बुक करते हैं केदारनाथ धाम के लिए, उनको यहाँ तक आना होता है और यहाँ से फिर वो हेली सर्विस लेकर केदारनाथ धाम तक जा सकते हैं। वैसे हेलीकॉप्टर आपको जो है कि आप आगे जाएंगे तो सिरसी से भी मिलता है, पीछे गुप्तकाशी से भी मिलता है, पर ये जो फाटा का है वो यहीं पर है। और ये आप तमाम जो गाड़ियां देख रहे हैं, ये लोग अपनी बुकिंग करके आए हुए हैं यहाँ हेलीपैड तक और यहाँ से फिर अब उनका सफ़र हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर के लिए होगा। सब तो ठीक है, लेकिन इन पहाड़ों के इन सिंगल सड़कों पे जब आपको किसी गाड़ी से पास लेना होता है तब बड़ी मुश्किल होती है। इस बस के पीछे मैं पिछले 5 मिनट से हूँ और पास होने का कोई चांस नहीं मिल रहा है। देखता हूँ आगे कोई चांस मिलता है तो इनको ओवरटेक करता हूँ, क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और ये भी जा रही हैं और बमुश्किल 2 गाड़ियों के जाने के लिए ये रास्ते ही हैं सामने। और हो गई है मुश्किल, अब यहीं से लगेगी जाम, क्योंकि यहाँ से पीछे जाना होता है बड़ा मुश्किल। तो हम तो छोटी गाड़ी वाले हैं, जुआड़ बन गया अब इन लोगों के लिए, आफत है। अब इनमें पीछे ले तो ले कौन, बस वाला भी पीछे नहीं जा सकता, कार वाला भी पीछे नहीं जा सकता, और हो गई फजीहत। अब आगे से एक आ रहे हैं पुलिस वाले भाई साहब, शायद कोई रास्ता निकालें, देखिए क्या होता है। फ़िलहाल में हम निकल गए हैं और अब हम चलते हैं चोपता की तरफ। ये देखिए वहाँ के जाम की खबर इधर लग गई है, इसलिए लोग इधर थोड़ा सा साइड होने लगे हैं। वो पास हो जाए तब जो है कि इधर से पास कराएंगे। ये देखिए यहाँ इन्होंने पुल से देख लिया था कि वहाँ मामला थोड़ा सा टाइट हो रहा है। यहाँ पुलिस भी बड़ी अलर्ट रहती है और रास्ते ऐसे हैं कि यहाँ रीटेक नहीं है, चूक का कोई चांस नहीं। एक चूक और हो सकता है बड़ा नुकसान, तो इसलिए लोग बहुत सतर्क होकर संभाल के चलते हैं यहाँ पे। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहाड़ों में गाड़ी चलाना बड़ा टफ होता है। एक तो यहाँ जल्दी आपको पास नहीं मिलेगा, मतलब ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल होगा, और दूसरा यहाँ पे पतली सड़कें और जाम। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आप देख रहे होंगे दूर उन पहाड़ों पर, वो शायद घर आपको दिखाई दे रहे हों। ये घर बेहद अट्रैक्टिव होते हैं। से जीवन इतना आसान तो नहीं होता है यहाँ का, वो तो होता है बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी दूर से देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जब भी मैं आता हूँ तो मेरा मन होता है कि काश कोई एक आध घर यहीं पे हम ख़रीद लें और यहीं पर बस ही जाएं। मैं इस समय काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं और इस समय चोपता क्षेत्र में ही मैं चल रहा हूं। अभी पीछे एक भैया से मैंने पूछा, कैंप वाले थे, कि
चोपता की चढ़ाई कहाँ से होगी, तो उन्होंने कहा अभी और आगे जाना है। तो मैं काफ़ी आगे आ गया। यहाँ अच्छी वाली ठंडक है और सड़कें भी अच्छी हैं और बड़ा ही शांत माहौल है, बहुत ही शानदार। मतलब यहाँ जाकर मज़ा आ जा रहा है। आगे देखते हैं, पुलिस का बैरियर लगा हुआ है, तो यहाँ क्या सिस्टम है पता करते हैं। हम सब के लिए भी कोई सूचना है भैया? मतलब चेकिंग वेकिंग कोई है? अच्छा, हम लोग ऐसे जाएं जी। चोपता की चढ़ाई कितने दूर से होती है अभी? 4 के करीब। ठीक, थैंक यू भैया। तो ये पुलिस चेक पोस्ट था। मैंने पता किया कि हम लोगों के लिए भी कोई सूचना या कोई चेकिंग, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और अभी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर हमको और बाइक से जाना है, फिर वहाँ हमारी पार्किंग होगी और फिर वहाँ से तुंगनाथ जी के लिए चढ़ाई होगी। और अभी मैं हूँ चोपता में ही, और आप मज़ा लीजिए इन नज़ारों का। मैं हूँ इस समय चोपता मार्केट में और यहीं से शुरू होती है तुंगनाथ जी के लिए यात्रा। लगभग यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी है और उसे पार करने के बाद आप पहुँचते हैं तुंगनाथ। और मेरे बिल्कुल सामने ये है तुंगनाथ जी का प्रवेश द्वार और यहीं से आपकी चढ़ाई शुरू होती है तुंगनाथ के लिए। और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे आपको होम स्टे के ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको राज्य चिकित्सा इकाई यानी कि मेडिकल कैंप्स मिल रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई शारीरिक समस्या है, तो आप वहाँ पर जाकर अपना निःशुल्क परीक्षण भी करा सकते हैं और आवश्यक दवाएं भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप पंच केदार में से एक तुंगनाथ महादेव की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग मैं 800 मीटर 900 मीटर ऊपर आ चुका हूँ। और मैं सोच रहा था नीचे से पानी की बोतल लेते चलूँ, पर मैंने कहा कि अभी प्यास नहीं लगी है तो क्या फ़ायदा 1 लीटर का वज़न ढोने से। और अब मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है और हालत ये है कि अब तक कोई छोटी सी भी दुकान नहीं मिली जहाँ पे पानी लिया जा सके। तो चलता हूँ और ऊपर और देखता हूँ वहाँ शायद कोई दुकान हो, तो जैसे दुकान मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल में आप देखिए ये चढ़ाई वाले रास्ते अभी ही निकलो है ना। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ दूर एक छोटा सा मकान नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो चलता हूँ वहाँ और देखता हूँ शायद उस मकान में कोई दुकान भी हो और वहाँ पानी भी मिल जाए। फाइनली उस पहले मकान पे मैं पहुँच चुका हूँ जिसमें मुझे आशंका थी कि दुकान भी होगी, और ये है। तो आइए भैया एक पानी दे दीजिए। हाँ ये मिल गया। सो फाइनली 1 किलोमीटर के इंतज़ार के बाद
आज जितना प्यासा मैं हूँ उतना तो वो कौवा भी नहीं रहा होगा जिसने कंकड़ डाल डाल के पानी पिया था। ये मिल गया है पानी और अब बुझाई जाएगी प्यास। थोड़ा सा रेस्ट और फिर आगे की यात्रा शुरू। भाई चढ़ाई तो टफ है लेकिन मज़ा जितना आ रहा है वो शब्दों में बता पाना मुश्किल है मेरे मित्रों। अगर तुम देखो तो देख के तुम इसे जितना ज़्यादा जल सकते हो जलो, क्योंकि है बड़ी बेहतरीन जगह ये। आने के बाद कहोगे कि हाँ कोई जगह थी जो मैं तुमसे पहले यहाँ हो आया। तो दोस्तों अगर आप तुंगनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं और किन्हीं कारणों से आप कमज़ोर हों या आपको किसी प्रकार की चोट वगैरह लगी हो या चाहे कारण जो भी हो, आप चलने में असमर्थ हैं, तो आप खच्चरों के माध्यम से भी तुंगनाथ जी की चढ़ाई चढ़ सकते हैं। और ये खच्चर बड़े ही इकोनॉमिकली रेट में है, मतलब 1300 रुपये में ये अप एंड डाउन का आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आपको ऊपर ले जाएंगे, दर्शन आपके होंगे और उसके बाद फिर ये आपको नीचे वापस तक लेकर आते हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं, समय नहीं है या आप कमज़ोर हैं तो आप बेझिझक इन खच्चरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं लगना है। आराम से आप जाएंगे तो उनका भी परिवार चलेगा और आप भी आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और आप फ़िलहाल इस व्यू का मज़ा लीजिए। ये हरे घास के मैदान, यही घास के मैदान दिखाकर लोग कश्मीर में मिनी स्विट्ज़रलैंड बता के पहलगाम जैसी जगह बना देते हैं। तुंगनाथ जी की यात्रा के दौरान बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे पैचेस मिलते हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट्स मिलते हैं जहां पर पहुंचने के बाद आप खुद को रोक नहीं सकते। बिना वहां पर बैठकर फ़ोटो खिंचवाए, बिना वहां पर बैठकर कुछ छोटा मोटा वीडियो शूट कराए आपका मन मानने वाला नहीं है। और अगर आपका मन मान जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि आप अच्छे यात्री नहीं हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत खूबसूरत पैचेस हैं यहाँ पर कि कहने वाली बात नहीं। मतलब आपको हर 100-200 मीटर बाद एक अलग यहाँ पर मैदान दिखाई देता है, एक अलग माहौल दिखाई देता है। कहीं ऊंचे नीचे पत्थरों की ऐसी श्रृंखला दिखाई देगी कि जिन पर बैठे बिना आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे सपाट, कुछ ऐसे ऊंचे नीचे घास के मैदान दिखाई देंगे जहाँ पर आप दौड़कर, वहाँ पर थोड़ा सा लेट कर, वहाँ पर थोड़ा सा खेल कर ही अपने मन को मना सकते हैं। उसे देखकर अगर आप निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई यात्री नहीं हुए, आप सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगहें हैं, यहाँ पर बिना रुके, इन जगहों को बिना फ़ील किए जाना मतलब इन जगहों के साथ गद्दारी है, यात्रा के साथ बेईमानी है। तो अगर आप आते हैं तो थोड़ा वक्त लेकर आएँ। और मैं समझता हूँ कि तुंगनाथ जी जैसा सुंदर ट्रैक बहुत ही कम आपके भारत में होगा। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। भाई तुंगनाथ जी का सफ़र है तो बड़ा मस्त, और ख़ास बात ये है कि आप अगर ट्रैक से चलना चाहते हैं तो बेहद सुंदर ट्रैक भी बना हुआ है। और अगर आपका थोड़ा सा एडवेंचर करने का मन हो, भोजपुरी में बोले तो थोड़ा सा खुराफात का मन हो, तो आप ये जिसे शॉर्टकट कहा जाता है, इन रास्तों को भी ले सकते हैं। इनमें रास्ते जल्दी तो कट जाते हैं लेकिन सांसें भी जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। तो अगर आप सांस के किसी रोग से पीड़ित हों या आप थोड़ा कमज़ोर टाइप के हों तो इन रास्तों को ना लें, क्योंकि ये रास्ते जल्दी तो पहुंचाएंगे लेकिन काम बिगाड़ भी सकते हैं। फिलहाल में चलिए, मुझे लग रहा है मेरे फेफड़े वगैरह सही काम कर रहे हैं, तो इन रास्तों पे आप अपने फेफड़े चेक कर सकते हैं ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ठीक काम किए तो आपको आधे रास्ते से वापस आना होगा और फिर वो वाला ट्रैक लेना होगा। फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको सही से ये वाले रास्ते। और रास्तों की खूबसूरती की बात करें तो ये देखिए नज़ारा।
तो दोस्तों इस शॉर्टकट रास्ते पे मैं अकेला नहीं हूँ तुंगनाथ का घाट चढ़ रहा जो आकर अपनी सांसें फुला रहा है। कुछ और यात्री भी हैं जिनकी सांसें चढ़ रही हैं, चारधाम यात्रा फिर भी वो रास्ते चल रहे हैं। ये देखिए ये तमाम लोग हैं और ये भैया बड़ा अच्छा गाइस बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ गाइस इनसे बात हो जाए। ये भी शॉर्टकट्स हैं, ये देखते हैं क्या भैया। हाय गाइस, आई एम संदीप पाटिल फ्रॉम जलगांव। जलगांव कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र? जलगांव इन महाराष्ट्र। अच्छा। और इस रास्ते पर चलकर कैसा लग रहा है आपको? आई एम फाइन सर, बिकॉज तुंगनाथ महादेव इज वेरी हाईएस्ट strength of view, and so number of people goes up to Tungnath, and after our tours programs means to 25 members I am come back to Kedarnath, and so a lot of people which goes in bus, so a very nice climate, and so number of peoples very happy. केदारनाथ की यात्रा कैसी रही आपकी? very nice. और यहाँ किस लिए जा रहे हैं? Baba Tungnath, it is a very intelligent God. Intelligent God की? Yeah. Because next means to final year, I will go me and my wife. Baba Tungnath also one commandment. So Baba Tungnath, you have come back to my home. So that's time Tungnath Baba also my home. Also in Monday. So that's cause I will be happy. So तो दोस्तों ये भैया हैं जलगांव महाराष्ट्र से और बहुत शानदार इनकी अंग्रेजी है, सुनकर आपको भी अच्छा लगा होगा। और मैं बता रहा हूँ ना, मेरी जितनी सांसें चढ़ी थी चलने से उससे ज़्यादा तो मेरी हंसने से चढ़ गई। फिलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा और फिर अपनी चढ़ाई आगे को बढ़ाऊँगा। अंकल आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अंकल की सांसें ज़्यादा चढ़ गई हैं। हर हर महादेव। शुरू करते हैं अपनी यात्रा को और चलते हैं तुंगनाथ महादेव की तरफ। तो भैया इस समय मैं तुंगनाथ जी की चढ़ाई जो चढ़ रहा हूँ वो बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन काफ़ी खड़ी है। और एक बात आप सबने सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी रंगत। मैं जलगांव महाराष्ट्र के कुछ यात्रियों की संगत कर बैठा हूँ और उनकी देन है कि मैं इस खड़ी चढ़ाई से ऊपर आ रहा हूँ जहाँ कोई रास्ते नहीं थे। पर ये जो रेड सूट में आंटी चल रही हैं, इन्होंने कहा किसी न किसी को तो रास्ता बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने बनाने की शुरुआत कर दी है। और अब हम सभी लोग इस रास्ते से आ रहे हैं और बस हम ही लोग आ रहे हैं। टफ है लेकिन मज़ा आ रहा है। तुंगनाथ भगवान की जय। केदारनाथ भगवान की जय। ये रास्ता बहुत टफ है लेकिन बहुत मजा आ रहा है। टफ ये है, आंटी ने लेकिन शुरू मजा किया और फिर हमने कहा कि जब इन्होंने कर लिया तो हम क्यों नहीं। और ये अगर इस उम्र में कर रही हैं तो फिर हमारा तो उस रास्ते से जाना लानत है, तो हम इस रास्ते से आ गए। और सच्चाई ये है कि अगर जवानी में आपने कुछ किस्से नहीं तैयार किए तो बुढ़ापे में बच्चे आपके पास बैठेंगे नहीं। इसलिए कुछ ऐसे काम कर लीजिए हड्डियों के काम करते हुए कि बच्चे बुढ़ापे में आपके पास आएँ। चलो भैया उस वाले दादाजी के पास बैठना है, उनके पास अच्छी कहानियाँ हैं। और एक गाना आपने सुना होगा क्रांति फिल्म का कि वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। तो कहानी बनानी चाहिए। ये कहानी ही हम बना रहे हैं इस रास्ते से आके, ये आंटी लोगों के साथ आके। हर हर महादेव। अभी मैं जिस पॉइंट पर पहुंचा हूं उस बड़े शॉर्टकट के बाद, यहाँ आने के बाद आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि इसी स्थान से आपको सबसे पहले होते हैं तुंगनाथ मंदिर के दर्शन, जो मेरे बिल्कुल सामने है। वो ऊंची पहाड़ी पर आप देख सकते हैं, वहीं है हमारे तुंगनाथ महादेव। अब यहाँ से मेरे ख्याल से दूरी मैक्सिमम 1 किलोमीटर रह गई होगी।
और आधे पौने घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तुंगनाथ महादेव तक पहुँचने के लिए। उससे पहले आप एक बार फिर से यहाँ की खूबसूरत नज़ारा को देखिए। जय श्री तुंगनाथ महादेव। दोस्तों, जब आप चोपता से तुंगनाथ की यात्रा पर होते हैं तो ऐसे ऐसे नज़ारे आपको मिलते हैं कि भले से आपकी घड़ी आपका साथ ना दे रही हो, समय आपके पास लाख कम हो, लेकिन आप खुद को यहाँ रोकने से रोक नहीं सकते हैं। आप हर हाल में इन जगहों पर रुकते हैं अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो। और अगर आप सिर्फ निपटाने आए हैं कि ये यात्रा भी निपटा देते हैं और चल के बच्चों को बताएंगे कि हमने तुंगनाथ की यात्रा भी निपटा डाली है, तो आप फिर फर्राटे भर के जा सकते हैं। अगर आप घूमने आए हैं तो निश्चित रूप से इन पहाड़ों को, इन वादियों को, इन मौसम को और इन प्यारे फूलों को इग्नोर नहीं कर सकते। इनके साथ आप ज़रूर फ़ोटो खिंचवाएंगे, ज़रूर रुकेंगे। मैं रुक गया आपका नहीं पता, पर अगर आप आते हैं तो आपको रुकना ज़रूर चाहिए। बिना रुके अगर आप गए तो आपने बेईमानी की है इन पहाड़ों के साथ। चलिए एक बार फिर से मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। 1 किलोमीटर और शेष है, आधे घंटे और लगने वाले हैं और फिर पूरी हो जाएगी तुंगनाथ महादेव की यात्रा। 2 घंटे लगेंगे नीचे जाने में और एक हसीन सपने की तरह ये यात्रा भी पूरी हो जाएगी। आँख खुलेगी तो मैं कहीं और होऊंगा। तो जितना हो सके इसको अगर आप सपने की तरह देख रहे हों तो खूब जीने की कोशिश करिए, खूब रंग भरने की कोशिश करिए, खूब वक्त दीजिए। हो सके तो वीडियो बनाइए ताकि कल आप किन्हीं परिस्थितियों के कारण यहाँ ना आ पाएँ तो आप इसे देखकर एक बार फिर से अपनी इस उम्र को ताज़ा कर सकते हैं, इस वक्त को ताज़ा कर सकते हैं, इस माहौल को जी सकते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि 4 लोग एक दिशा में एक समय तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पर आज मुझे 4 भाइयों की ऐसी जोड़ी मिली है जो एक साथ इस उम्र में चल रहे हैं। मतलब कोई 55 है, कोई 50, कोई 40, कोई 45 ऐसे। और उम्र के इस पड़ाव पर भी बिना, मुझे लगता है कि संपत्ति का विवाद किए, बिना किसी बिजनेस के बंटवारे के विवाद के, बिल्कुल ये चारों लोग एक साथ हैं। ये मुझे लगता है कि गुजरात में ही संभव है, बाकी और जल्दी कहीं मिलता नहीं। मैंने इनसे बताया कि मैं यूपी का हूँ तो उन्होंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इसमें गुड कैसी कौन सी बात है, तो उन्होंने कहा आपके योगी जी हैं ना और हमारे मोदी जी हैं, तो फिर यूपी वाले गुड हैं हमारे लिए। ये चारों भाई हैं मेरे साथ और ये उनके कज़न ब्रदर हैं। आइए आपको इनसे मिलवाता हूँ, क्योंकि मुझे मिलकर बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि 4 भाई एक साथ, मैं 2 ही हूँ और दोनों लोग एक साथ प्लान नहीं बना पाते हैं घर से निकलने का, और 4 लोग एक साथ प्लान बनाकर निकले। आइए मिलते हैं इनसे। हर हर महादेव भैया लोग। हर महादेव। हर महादेव। क्या नाम है आप सबका, एक एक करके पहला नाम? मेरा नाम है रसिक मेहता। और आप दूसरे नंबर पर हैं? हाँ। मैं दिनेश मेहता, सबसे बड़ा पहले नंबर पे। हर्षद मेहता, आई एम 3rd वन। मैं सबसे छोटा और सबसे दुलारा विनोद मेहता। मेरा नाम नीलेश है। और भैया ने बेईमानी की, इन्होंने कहा मैं सबसे छोटा। अभी फिलहाल 5 की बात चल रही तो ये सबसे छोटे नहीं, सबसे छोटे ये हैं। बड़े धीरे से इन्होंने बोला। अच्छा भैया, कहाँ कहाँ की यात्रा आप लोगों ने साथ में की है? हम लोगों ने पहले सबसे दिल्ली से निकले, हरिद्वार ऋषिकेश होके, फिर यमुनोत्री का पूरा ट्रैक हमने चल के किया, पैदल रिटर्न। फिर गंगोत्री भी गए, वहाँ भी काफ़ी एक दिन रुके। तीसरा हमारा पड़ाव केदारनाथ जी का था, वहाँ भी पैदल गए, ऊपर गए, फिर वापस आए, पैदल आए। ये हमारा पड़ाव यहाँ तुंगनाथ जी का है। कल हम बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप 4 भाई हैं कि और भी हैं? हम 4 भाई हैं। तो 4 लोग निकल कैसे लेते हैं एक साथ? ये पहले प्लान ही किया है। ये सबसे बड़े भाई वो कॉर्पोरेट में, उसकी छुट्टी मंगवाई थी। ये टीचर है, उसका वेकेशन हो गया। ये मेरा VRS हो गया है पुलिस में से। ये सबसे छोटा LIC में, उसका LTC हो गया है। IPS है वो।
अच्छा, अरे वाह भैया, आप कुछ बोलिए। ये इसका बिजनेस है तो उसका सेटल उसका लड़के था उसका भतीजे और से सेट घर से भी करवा परमिशन मिल जाती है एक साथ? सबकी सबको परमिशन निकलने है की? और हम साल में 2-3 ऐसे साथ में करके ही बनाते ही ट्रिप होती है साल में 2-3 बार। नहीं तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको शर्म आनी चाहिए जो साथ में नहीं जाते हैं, और जो साथ में जाते हैं उन सब के लिए एक सीख है। और ऐसे भाइयों से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि चार हैं, चारों अपने कामों से कहीं ना कहीं समय निकाल के घूम रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपको भी ज़िंदगी जीना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ तिजोरी में ज़्यादा पैसे इकट्ठा करना नहीं होता है, दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी इकट्ठा करना भी होता है, और खूबसूरत मेमोरी जो ये लोग कर रहे हैं। थैंक यू। हर हर महादेव भैया लोग। तो दोस्तों, जब आप तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो महादेव की पूजा से पहले आपको प्रथम आराध्य श्री गणेश जी के इस मंदिर का दर्शन होता है, जो मेरे बिल्कुल पीछे है। छोटा सा ही है, बट इस पहाड़ी पर आने वालों के लिए इसका बेहद महत्व है। और हाल ही में तुंगनाथ जी की यात्रा शुरू हुई है, तो यहाँ पर भी बाकायदे श्रृंगार और पूजन हुआ है। श्रद्धालु यहाँ भी मिनट टू मिनट आते रहते हैं, और जो ऊपर जाते हैं उसके लिए मान्यता है कि गणेश जी का दर्शन करते हुए और इस मंदिर में पूजन करते हुए ही उन्हें आगे जाना चाहिए। चलो युद्ध करने चलते। और अब हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर। ये दो रास्ते हैं, अगर आपको सीधे चलते हुए जाना है तो आप इस रास्ते को ले सकते हैं, और अगर आपको सीढ़ियों से जाना है तो आप इस रास्ते को ले सकते हैं। अभी तक हमने सीढ़ियाँ ही ली है, तो इस बार फिर से हम सीढ़ियों वाला ही रास्ता लेंगे। और अब हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं तुंगनाथ महादेव के इस मंदिर पर, और आप यहां की सजावट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाल ही में तुंगनाथ महादेव के भी कपाट खोले गए हैं दर्शनार्थियों के लिए। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। तो जब आप तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको काल भैरव जी के भी दर्शन होते हैं, और जहाँ पर भी आप शिव की मंदिरों में जाते हैं और ऐसे पुरातन और प्राचीन मंदिरों पर जाते हैं, वहाँ पर आपको भैरव जी का मंदिर ज़रूर मिलता है। और उसी के बिल्कुल बगल में जब आप आएंगे, क्योंकि आप हिमालय में कहीं भी यात्राएं करें, और ये तमाम जो मंदिर हैं इनके विषय में मान्यता है कि इन सब की स्थापना पांडवों ने की थी स्वर्ग जाने के दौरान। तो ये 5 जो छोटे मंदिर बनाए हुए हैं ये पांडवों को समर्पित हैं। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। फाइनली 4 किलोमीटर का बड़ा ही टफ ट्रैक करने के बाद मैं चोपता से तुंगनाथ जी आ चुका हूं, और मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं एक्चुअल में यही तुंगनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पर शिव जी के भुजाओं की पूजा होती है, और कहते हैं कि ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर बना शिव जी का मंदिर है। और बिल्कुल शिव जी के मंदिर के जस्ट बगल में पार्वती जी की भी पूजा होती है, उनका भी एक मंदिर है। वहीं ऊपर काल भैरव का भी मंदिर है, और इसे बनाने वाले पांचों पांडवों के भी मंदिर आपको छोटे छोटे यहीं पर मिल जाते हैं। मैं थोड़ा देर से आया था, इस वजह से यहाँ का मौसम थोड़ा सा ख़राब सा हो गया है,
ख़राब कहूँ या कहूँ कि बहुत बेहतरीन हो गया है। इसमें हम बादलों के बीच में हैं और इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें धुंधली दिख रही हैं, पर यहाँ आने के बाद आप यहाँ का अनुभव मैं अपने शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकता। और मुझे लगता है बढ़िया से बढ़िया लेखक और बढ़िया से बढ़िया वक्ता अपने शब्दों में यहाँ की सुंदरता को पिरो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की सुंदरता शब्दों के बंधनों से बहुत दूर है। तो आपको जब मौका लगता है और आप इधर आते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए तुंगनाथ, क्योंकि रास्ते जो हैं वो बहुत सुंदर हैं। और यहाँ आने के बाद आपकी सारी थकान, सारी परेशानियाँ, सारी टेंशन दूर हो जाती हैं, चाहे मौसम ऐसा हो, माहौल ऐसा हो या महादेव की माया ऐसी हो। आप सबको आना चाहिए। मैं हूँ इस समय तुंगनाथ में। हर हर महादेव, जय हिंद, जय तुंगनाथ महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदारनाथ, जय श्री तुंगनाथ महादेव। दोस्तों इस समय मैं पंच केदार में से एक श्री तुंगनाथ केदार महादेव के पास हूँ और इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जब पांडवों ने युद्ध के दौरान भीषण नरसंहार किया था और अपने भाइयों का वध किया था, उससे शिव जी उनसे बहुत रुष्ट थे और उनसे बच रहे थे, उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे और पांडव उनसे किसी भी हाल में मिलकर क्षमा याचना करना चाहते थे और दर्शन प्राप्त करना चाहते थे ताकि उनके वो पाप कट सकें। इसी तरह से एक एक स्थानों पर शिव जी छुपते रहते थे और ये पांडव उनका पीछा करते रहते थे दर्शन के लिए और हर जगह से शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते थे और इसी तरह से एक एक करके पंच केदार की स्थापना हुई। उसी में ये एक द्वितीय केदार हैं, श्री तुंगनाथ केदार महादेव। जब आप जाते हैं केदारनाथ के पास तो वहाँ पर पांडवों से बचने के लिए महादेव ने एक भैंसे का रूप धारण किया था और जब पांडव उन्हें पहचान गए और उनके पास पहुँचने की कोशिश की तो वो फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और उस दौरान पांडवों ने दौड़कर उनके पीछे पीठ को पकड़ लिया था और वहाँ उनके पीठ के उनको दर्शन हुए थे। इस कारण से उस केदार में सभी को उनके पीठ के दर्शन होते हैं और जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर शिव जी के हाथ के दर्शन उन्हें हुए थे और फिर यहाँ से शिव जी उनसे बचने के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे। तो जब आप तुंगनाथ आते हैं तो यहाँ पर आपको शिव जी के हाथों के दर्शन होते हैं और मेरे बिल्कुल पीछे ये तुंगनाथ जी का मंदिर है और ये मेरे भाई लोग हैं जो कि पंजाब के लुधियाना से आए हुए हैं और ये केदारनाथ से दर्शन करने के बाद यहाँ आ चुके हैं और बेहद जोश में मैं चाहता हूँ एक बार सारे लोग तुंगनाथ महादेव का जयकारा आप सबके बीच में लगा लें। वीर बजरंगे। मैं नाम विकास ग्रोवर, साहिल, राहुल, संजय। और कैसा लगा आप सबको ये यात्रा करके? हर हर महादेव।